ठीक है, कल डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट की थी। डिकम्पोजिशन का मतलब सिंपल होता है, कोई भी एक कंपाउंड है वो टूटकर या तो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बनाएगा, ठीक है ना। कंपाउंड ही रहेगा इस साइड, कोई एलिमेंट नहीं टूट सकता, ठीक है, कंपाउंड ही टूटेगा और कंपाउंड या एलिमेंट बना देगा। डिकम्पोजिशन का रूल है कि रिएक्टेंट कितने होंगे, एक ही रहेगा, ठीक है, गुड। नाउ तो कल हमने थर्मल डिकम्पोजिशन देख लिया था, इसका मतलब है कि हीट की वजह से डिकम्पोजिशन कैसे होता है, हीट की वजह से कैसे कोई बॉन्ड टूटता है या कोई कंपाउंड टूटता है। आज हमें देखना है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। या लाइट की वजह से कैसे डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट। इसका पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे। सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों का देखेंगे। फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर होता है Ag, वो वाला नहीं जैसे वो लड़कियां महिलाएं अपने पति को बुलाती Ag, वो वाला Ag नहीं, सिल्वर वाला Ag। दिख गया, ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छी नजरें हैं तुम्हारी। सामने ही था, खुद आ गया क्या तुम्हारे सामने, ये लो मैं आ गया Ag। तो Ag जो है उसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, ठीक है। तो Ag OG, लो जी सुनो, Ag और सिल्वर क्लोराइड है तो क्लोराइड में क्या लग जाएगा, Cl। अब दोनों की वैलेंसी 1 है तो ये लिखेंगे। जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखते हैं, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को हम किस में रखते हैं, सनलाइट में, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड वो होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमको दे देता है सिल्वर सॉलिड फॉर्म में प्लस क्लोराइड या क्लोरीन गैस Cl2 गैस फॉर्म में दे देता है, ये उड़ भी सकती है, ठीक है। तो ये जो हमको दे देता है सिल्वर और क्लोरीन। तो यहाँ पर हमको जो है सिल्वर किस कलर में मिलता है, ग्रेइश कलर में। अब बोलोगे सर सिल्वर कलर कैसे ग्रे हो सकता है, सिल्वर तो सिल्वर कलर होता है, ठीक है ना। जब हमें मिलता है फिलहाल इस फॉर्म में तो किस फॉर्म में मिलता है, ग्रे फॉर्म में, और सिल्वर क्लोराइड किस फॉर्म में होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। अब क्लोरीन का मत पूछना कौन से कलर का होता है, क्योंकि क्लोरीन क्या बनती है, गैस बनती है, ठीक है ना, उड़ जाती है वो। अगर हम बात करें सिल्वर ब्रोमाइड की तो AgBr, इसको भी किस में रख देंगे हम, धूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्या, Ag क्या होता है, सिल्वर बन जाएगा प्लस Br2 ब्रोमीन गैस। समझ आ गया। यहाँ पर बस हमको ये पता होना चाहिए कि ब्रोमीन गैस का कलर मिलता है, ठीक है ना, ये तो हमें ग्रे कलर का ही मिलेगा, ठीक है, और जो ब्रोमीन गैस होगी वो होगी रेडिश ब्राउन। कल हमको एक और चीज़ रेडिश ब्राउन मिली थी, याद हो तो, किसका कलर मिला था, किसी का ऑक्साइड मिला था। हमने फेरस सल्फेट को जब क्या किया था, गर्म किया था, फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन किया था, तो फेरस ऑक्साइड किस कलर का मिला था, देखो 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 जल्दी, देखो जल्दी फटाक से देखो, फेरिक ऑक्साइड किस कलर का मिला था, हाँ, तो वैसे ये हमको रेडिश ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में मिलेगा। समझ आ गया, ठीक है, ब्रोमीन गैस है क्योंकि ये, ठीक है, ब्रोमीन गैस जो है ना उसमें भी रहेगी, जब किसी भी कंटेनर में भी रहेगी तो ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की। तो ये हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है या फोटोलिसिस होता है कि लाइट की मदद से हम किसी भी कंपाउंड को कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये येलो कलर का होता है, ये याद रखना, कलर याद रखने वाली चीज़ें हैं। चलो लिख लो,
और तुम पूछ रहे थे कि कौन सी मूवी का नाम बताया था। बताओ कौन सी मूवी का नाम बताया था कल, बताओ कौन सी मूवी का नाम बताया था। अरे कल मैंने बताया था कि सितारे ज़मीं पर मूवी देख के आया था मैं। सितारे ज़मीं पर ही तो बताया था। अपरिचित ठीक। नहीं, कल मैंने एक चीज़ गलत बोल दी थी सितारे ज़मीं पर। जब मैं वीडियो देख रहा तो मुझे पता चला, मैंने एक ये बोल दिया था कि सितारे ज़मीं पर मूवी में उन लोगों की बात की गई है जिनको ऑटिज़म है या जिनको डाउन सिंड्रोम है। ऑटिज़म और डाउन सिंड्रोम मैंने कहा ये एक डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि ऑर्डर में चेंज हो जाता है। हमारे जैसे बनने वाले होते हैं लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाता है तो हमारे जैसे नहीं हो पाते। और डाउन सिंड्रोम जो है उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं या फिर जो डीएनए होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाता है। तो जहाँ 2 क्रोमोसोम होने होते हैं वहाँ पर 3 हो जाते हैं। और ऑटिज़म मैंने बताया था न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, यानी कि ब्रेन में थोड़ी सी डिसऑर्डर हो जाता है, ब्रेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने ये बोल दिया था दरअसल कि वो बीमारी है, मैंने डाउन सिंड्रोम को बीमारी बोल दिया था। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ बीमार नहीं है, ठीक है, बीमार नहीं है, नॉर्मल है, बस थोड़े से अलग है, ठीक है ना, बीमारी नहीं। डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, वरना वो डाउन डिसीज़ हो जाता, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है, हमारे जैसे होने वाले होते हैं, हमारे जैसे नहीं हो पाते, वो लोग भी बिल्कुल नॉर्मल हैं। और जो सितारे ज़मीं पर मूवी है अभी अभी देखी थी संडे को, तो उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि अब खैर उसको तारे ज़मीं पर से वो नहीं कर सकते हम, ठीक है, कंपेयर नहीं कर सकते, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। नाम भले ही उन्होंने सेम यूज़ कर लिया, लेकिन एक टॉपिक पे बात की गई है, वहाँ पर डिसलेक्सिया के बारे में बात की गई थी। डिसलेक्सिया बताया था ना, डिसलेक्सिया क्या होता है, जिसको लिखने में प्रॉब्लम, पढ़ने में प्रॉब्लम, शब्दों को नहीं पता, ए उसको पता ही नहीं है कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, डी और बी इसमें कन्फ्यूजन होती है, पता ही नहीं होता कि कैसे इन दोनों को हम पढ़ते हैं या कैसे इन दोनों को समझा जाता है। तो इसमें डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम बताई गई थी तारे ज़मीं पर, और सितारे ज़मीं पर में बताई गई है डाउन सिंड्रोम और ऑटिज़म के बारे में, ठीक है ना। एक कौन सी डिसीज़ है, एक क्रोमोसोमल डिसीज़ है, यानी जेनेटिक डिसीज़ है, जीन्स की गड़बड़ से हो जाता है डिसऑर्डर, और दूसरी जो है ऑटिज़म वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। एक ट्रीटेबल है, ऑटिज़म ट्रीटेबल है क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जैसे डिसलेक्सिया को उसने ठीक कर दिया था ना तारे ज़मीं पर में, वैसे ही प्रैक्टिस करके हम ऑटिज़म ठीक कर सकते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम ट्रीटेबल नहीं है क्योंकि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। वो तब होता है जब हम या तो मम्मी के पेट में होते हैं या फिर जब हम जेनेटिक लेवल पे कहीं ना कहीं उसकी गड़बड़ हो जाती है, जब हम गैमीट्स के फॉर्म में होते हैं। लेकिन ठीक है, उससे भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा सा हमारे जैसे नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, लेट समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल है। तो सितारे ज़मीं पर पिक्चर का मोटो ही क्या था, सबका अपना अपना नॉर्मल। हम जैसे बैठे हैं ये हमारे लिए नॉर्मल है, हम जैसे हैं वो हमारे लिए नॉर्मल है, हम जैसे बात कर रहे हैं हमारे लिए नॉर्मल है, वो जैसे हैं वो उनके लिए नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोटोलिसिस। अब फोटोलिसिस के बाद हम आएंगे किस में, कौन से लिसिस में, इलेक्ट्रोलिसिस। हमने थर्मोलिसिस देख लिया, थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे होता है, हमने लाइट से डिकम्पोजिशन देख लिया, अब हम किसका डिकम्पोजिशन देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। क्या, हाँ इसका एक ही एग्जाम्पल है, बुक में भी एक ही एग्जाम्पल। घुस जाओ लिखो, थर्मो नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी, ठीक है। क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, यस बढ़िया, ठीक है। पानी में जब हम बिजली दौड़ा देते हैं या फिर इलेक्ट्रोलिसिस की जगह हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी,
बचपन में वो फालतू के जोक मारा करते ना, बताओ ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ कोई नहीं जा सकता, और बड़ा मज़ा आता था। अरे वाह यार, बाप रे, इलेक्ट्रिसिटी, सोचा ही नहीं था। क्रिंज हुआ करते थे बचपन में, लेकिन कम से कम खुश हुआ करते थे छोटी छोटी चीज़ों में। तुम तो हमेशा हंसते रहते हो, तुम्हारा क्या है, ठीक है, ठीक है। तो वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो ये बनाता है दो टाइप की गैसेस, एक बनाता है हाइड्रोजन गैस और दूसरी बनाता है ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। दो गैसेस बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई इसमें दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, मैं बता दूं कि अभी अभी साइंटिस्ट को एक बड़ी ही स्ट्रेंज चीज़ पता चली। उनको ये पता चला कि समुद्र में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, तो वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, नीचे ऑक्सीजन नहीं होगी। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा हुआ है कि जैसे जैसे वो नीचे गए हैं तो उनको पता चला है कि ऑक्सीजन बढ़ रही है अचानक से, कुछ कुछ जगह पर ऑक्सीजन बढ़ती हुई दिखी। नहीं, वो थोड़ा सा घुमावदार कॉन्सेप्ट है कि क्यों इतने नीचे ऑक्सीजन पहुंच रही है। हाँ, ऊपर की मछलियाँ जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से सांस ले पाती हैं क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। नीचे की मछलियाँ जो हैं वो ज़्यादा ऐसा होती हैं कि वो कम से कम ऑक्सीजन में भी सांस लेने के लिए होती हैं, ठीक है। सांस तो वो लेती नहीं है, वैसे भी वो वाटर से ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है। लेकिन अब इतने नीचे, मतलब बहुत गहराई में 3-4 किलोमीटर नीचे भी ऑक्सीजन मिल रही है और अच्छे खासे अमाउंट में मिल रही है। तो ये कैसे मिल रही है? ये ऐसे मिल रही है कि नीचे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हो रही है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कैसे हो रही है? बिजली, हाँ, लिटरली वहाँ पर जो कुछ पत्थर हैं, ठीक है, पत्थरों में क्या होता है, मेटल्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उन मिनरल्स में, मेटल्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होने की कैपेसिटी होती है अभी। हाँ, अर्थिंग नहीं, अर्थिंग से तो बिजली नीचे चली जाती है, ठीक है। उनमें कुछ ऐसी प्रोसेस हो रही है। हाँ, क्या होता है कि जब तुम 3rd चैप्टर में आओगे ना तो तुम पढ़ोगे 2 मेटल्स हैं, ठीक है। 2 मेटल्स को अगर तुम जोड़ दो आपस में तो उसमें बिजली दौड़ने लग सकती है, ठीक है ना। एक मेटल और एक नॉन मेटल भी हो सकता है, 2 मेटल्स भी। हाँ, वैसा कुछ, ठीक है ना। बैटरी को जब तुम जोड़ दो तो क्या होता है कि जब वहाँ पर 2 मेटल पाए जा रहे हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है ना। एक पत्थर है, मान लो एक पत्थर है जिसमें 2 मेटल पाए जा रहे हैं, एक यहाँ पर होगा ज़्यादा, एक यहाँ पर होगा ज़्यादा। मान लो, ऐसा नहीं होता आधे आधे में बांट लिया कि तुम यहाँ तुम यहाँ, ठीक है ना। मान लो, तो क्या होता है कि यहाँ पर दो मेटल है। अब हमको पता है कि पानी जो है वो बिजली जो है वो कैरी कर सकता है, वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर खूब सारा पानी है और उस पानी में भी बहुत सारा क्या है, नमक है। तो सॉल्ट वाटर इज और अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मेटल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है, ये एक पर्टिकुलर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है, और यहाँ पर बहुत सारा पानी है तो बिजली जो है वो दौड़ने लगती है। समझ में आ गया? अब बिजली दौड़ने लगती है तो यहाँ पर जो वाटर है H2O वो किस में डिवाइड हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं उसको, वरना तुम लोग अभी पगला जाओगे, सर तो बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी वजह से वहाँ पर ज़मीन में, मतलब ज़मीन में नहीं, समुद्र के बहुत ज़्यादा नीचे बहुत हाई अमाउंट में पाई जा रही है, ठीक है। लेकिन अभी भी इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं उनसे। वो कह रहे हैं कि अगर आप ऑक्सीजन बता रहे हो तो हाइड्रोजन का लेवल भी तो देखो कि कितना है, ठीक है ना। सिर्फ ये मत बताओ कि ऑक्सीजन है और इस प्रोसेस से हो रही है। इस प्रोसेस को पुख्ता करने के लिए, इस प्रोसेस को बोलने के लिए कि हाँ ये सच में हो रहा है, हाइड्रोजन का लेवल भी चेक करो। सिर्फ ऑक्सीजन के लेवल से नहीं बता सकते, अगर ये भी ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है तब बोलो कि हाँ ये प्रोसेस की वजह से ऑक्सीजन मिल रही है। समझ आ गया? लेकिन अभी भी ठीक ठाक लोग जो हैं वो समझ रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हाँ इस प्रोसेस से ऑक्सीजन मिल सकती है, इसलिए इस ऑक्सीजन को डार्क ऑक्सीजन कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत नीचे पाई जा रही है, ठीक है ना, समुद्र में बहुत नीचे, जहाँ पर सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती। ये तो UFO बन गया। चलो, वाटर आयनाइजेशन फाइनी कंटेक्स्ट के लिख लो। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस थी, ज़्यादा हमें इसमें अपना दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि यही सारी चीज़ें इलेक्ट्रोलिसिस जो है 3rd चैप्टर में वापस आएगा, ठीक है, हमसे मिलने के लिए। अब है एक क्वेश्चन
अच्छा, जितनी भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? कैसे? चीज़ें नहीं, ठीक है। अभी कौन सी प्रोसेस हमने जो ये पढ़ी है डिकम्पोजिशन की जिसमें हीट मिली है, कौन सी देखो मुझे एग्जांपल बताओ, कौन से में हीट मिली है हमें बताओ जरा। चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे वो लाइट के फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म, हमें एनर्जी दे ही रहे हैं। मैंने कल ही तुमसे कहा था डिकम्पोजिशन यानी किसी चीज़ को तोड़ना, और तोड़ने में क्या लगती है, एनर्जी, समझ आए? तो एनर्जी हम लगा रहे हैं, तो हीट हम लगा रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो सारी डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो कैसी होंगी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक, क्योंकि हम हीट क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। लिख लो नोट डाल के, 100 का नोट। ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, या ऑल द डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस आर endothermic. Because energy is given in the form of, बताओ किस किस फॉर्म में दी जाती है? एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, कभी कभी साउंड भी, साउंड से भी, हाँ बिल्कुल, साउंड से भी हम केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं, क्योंकि तुम्हें तोड़नी है चीज़ें तो तुम किसी प्रकार की एनर्जी लगा लो, ठीक है। चलो अब हम बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि व्हाट विल हैपन इफ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और एक बर्निंग कैंडल को हम एक टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले आएंगे, ठीक है, ये अलग प्रोसेस है, ठीक है, इसको अभी हम नहीं देखेंगे। अभी हम चलते हैं हमारी अगली टाइप की रिएक्शन में। हमने 2 रिएक्शन कर ली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम नंबर 3 थर्ड रिएक्शन देखेंगे, जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या सिंपली हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख लो, हेडिंग डालो। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार डेफिनेशन समझ लो फिर लिखना। डेफिनेशन कह रहा है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड या फ्रॉम अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, एक एलिमेंट है ए और एक और एलिमेंट है बी, जो कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, सी के साथ। तो बी सी मिलाकर बना रहे हैं कंपाउंड। अब ए चूंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, बी से, तो सी किसके साथ जुड़ना चाहेगा, ए के साथ, क्योंकि ए ज़्यादा रिएक्टिव है। यही मैंने बताया था उस दिन, दगाबाजी है ना, दगाबाजी वाली रिएक्शन है ये, क्योंकि सी देख लेता है कि ए ज़्यादा रिएक्टिव है, ए ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ए ज़्यादा अच्छा दोस्त है, तो बी का साथ छोड़ देता है, धोखा दे देता है, दगाबाजी कर देता है ना, यही बताया था। तो यहाँ पर बन जाएगा, तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, यस वेरी गुड, ए सी प्लस बी, साथ छोड़ दिया उसका। तो क्या किया
ए ने बी को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें ए भी क्या हो, मेटल, और बी भी क्या हो, मेटल, यानी एक मेटल को डिस्प्लेस कर दे। ठीक है। एक होगी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, हाँ सिंगल में ही है। ठीक है, जिसमें एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, ठीक है सर, हाँ सर। और तीसरी होगी, बताओ गैस करो, हाँ मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक मेटल किसी नॉन मेटल को या वाइस वर्सा डिस्प्लेस है। वुड कटर, हाँ अरे भैया इतना खतरनाक एग्जाम्पल मत दो भाई। ठीक है, पूरी साइंस जो है ना खत्म हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं अपन, वो फिजिकल चेंज होता है, आरी से काटना, हम केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं। तुम ज़रा लकड़ी का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, आरी का फॉर्मूला, हाँ चलो बढ़िया, आरी, लेकिन आरी में प्लास्टिक भी होता है, फाइबर भी हो सकता है, आरी में लकड़ी भी हो सकती है। लेकिन ये रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी क्या है ये समझो एक सीरीज से, और अभी समझ लो ये सीरीज, ताकि थर्ड चैप्टर में उंगलियों पे कर पाओ चीज़ें। सब थर्ड चैप्टर में इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बहुत सारे मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखो, मेटल नॉन मेटल, नाम ही थर्ड चैप्टर का मेटल नॉन मेटल है। नहीं, अब मैं सच बता रहा हूँ तुमको, तुम ये वाला टॉपिक पढ़ लोगे ना तो थर्ड चैप्टर के काफ़ी चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज़ है जिसमें हम एलिमेंट्स को रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ऊपर जो होते हैं हाई रिएक्टिव होते हैं और नीचे जाते जाते लो रिएक्टिव होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो होते हैं वो नीचे वालों को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अपन देखते हैं क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज। पहला होता है के यानी पोटेशियम, दूसरा होता है Na, सोडियम, तीसरा Ca, चौथा Mg, हाँ, उसके बाद Al, एल्यूमिनियम, उसके बाद Zn, उसके बाद Pb, हाँ कल पढ़ा था लेड नाइट्रेट वाला, है ना। फिर है H, इसको जनरली माना जाता है बीच वाला पॉइंट, हालांकि ये बीच में नहीं आता, लेकिन हम बोलते हैं अबव द हाइड्रोजन लोअर द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर वाले रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कॉपर, अरे यार नाम ही बोल दिया, गलत बात है। फिर आता है Hg, मर्क्यूरी, हाँ Hg, Ag, सिल्वर, Au, गोल्ड। अब बोलो गोल्ड, ठीक है। और गोल्ड के बाद आता है प्लेटिनम,
चाहो तो याद कर सकते हो या तो नहीं भी, क्योंकि प्लेटिनम का हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेते, ठीक है। प्लेटिनम नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है 78, देखो, है ना। समझ आ गया, ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज, बिल्कुल। और ये याद कर लिया तो 10वीं क्लास की केमिस्ट्री का आधा हिस्सा तुमने याद कर लिया, ठीक है। तो एक बार पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा और याद होगा प्रैक्टिस से। बार बार इसको देखो, बार बार इसको देखो, मैं कह रहा हूँ इतना देखो, इतना देखो, इतना देखो कि छप जाए, ठीक है। ये याद आ जाए कि लिखा क्या था ऊपर, ठीक है। ये भले ही याद ना हो कि होता क्या है ऊपर, लेकिन ये याद हो जाए कि लिखा क्या था ऊपर किसी चीज़ के, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। ये तीनों तो भयंकर रिएक्टिव होते हैं, भयंकर, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाँ, वेरी हाई रिएक्टिविटी होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी जो है वो लेड तक हम बोलते हैं हाई रिएक्टिविटी होती है, हाई। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बीच में आता है, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी बीच ये आते हैं, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, या फिर कॉपर और मर्क्यूरी ही ले लो, ये होते हैं लेस रिएक्टिव। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये हो जाते हैं वेरी लेस, मैं तो कहता हूँ नॉन रिएक्टिव, ठीक है। ये ना ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहे हैं, ना पानी से रिएक्ट हो रहे हैं, इसलिए तो दुनिया भर की ज्वेलरी इनसे बनाई जा रही है, क्योंकि रिएक्ट नहीं हो रहा, किसी ख़राब होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। प्लेटिनम से बनाते हैं ज्वेलरी को, लेकिन वो महंगी आती है, ठीक है। क्या कह रहे हो? ज़्यादा ही महंगी आती है, ठीक है। तो पोटेशियम से बनाना चाहिए ज्वेलरी, है ना। पोटेशियम से ज्वेलरी बनाएंगे, गले में डालेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट होगी, फट जाएगी। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन बीच में आ जाएगा, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। अब तुम लोग चाहो तो अपने इच्छा अनुसार इसकी ट्रिक याद कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ, मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, ये आज का होमवर्क है। अरे तो ट्रिक भूलने ही वाली चीज़ें हैं, लेकिन बार बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगी, और लिटरली ट्रिक काम आती है, ठीक है। ऐसे करोगे ना तो एक भी जगह प्रॉब्लम हो गई तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, ट्रिक याद ही रहती है। तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हारे ऊपर थोप नहीं रहा हूँ कोई भी ट्रिक, ठीक है। इसमें भी एक लिखी हुई है, लेकिन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है वो ट्रिक, बहुत बकवास लग रही है, मेरे को याद ही नहीं है। इसमें लिखा है, कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो जिसको, फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने प्रतीक। छी, सुनी है, सुनी होगी, याद नहीं होगी तो अपनी बनाओ। क्या है होमवर्क आज का? लिखो होमवर्क, लिखो होमवर्क, मेक ट्रिक ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, लिखो होमवर्क जल्दी। फिर दो और हैं, जिंक, लेड, फिर बीच में क्या आता है? हाइड्रोजन, फिर उसके बाद कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिंपल, ठीक है। एक बार फिर से बोलो। सबसे पहले आता है पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तीनों बहुत रिएक्टिव होते हैं। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, फिर आते हैं चार, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, बीच में क्या आता है? हाइड्रोजन, फिर उसके बाद है कॉपर, कॉपर, मर्क्यूरी, कॉपर, मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, गोल्ड, चांदी, सोना, और फिर लास्ट में प्लेटिनम। एक बार फिर से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तीन, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
जिंक लेड, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और लास्ट में, ठीक है, प्लेटिनम। हो गई याद, बधाई हो। तो हमारी पहली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कल फिर पूछी जा सकती है रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे मैं 9th क्लास में क्या चौपाई, किसकी चौपाई होती थी, किसकी चौपाई होती थी, टिश्यूज चैप्टर की चौपाई होती थी, हैं टिश्यू, अच्छा हाँ वही, टाइप्स ऑफ टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज में मेरिस्मेटिक परमानेंट, परमानेंट में सिंपल कंपाउंड, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन आता है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। बताओ, हमने इसमें एफ ही नहीं पढ़ा ना, ओ एक जगह एफ ही भी है, कहाँ नीचे होगा, नहीं हाइड्रोजन क्यूब इधर है, ठीक है, कर लो, ठीक है। यहाँ पर आयरन आएगा बीच में, ठीक है, तुम लोग भी लिख लो, ठीक है। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक लेड, ठीक है, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर? देखो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर आ रहा है या कॉपर? आयरन। देखो हाइड्रोजन के नीचे वाले हमेशा दिमाग में रखना, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम, प्लेटिनम की रिएक्शन कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चारों याद रखना, कॉपर नीचे ही रहेगा, बहुत कम रिएक्टिव है, मर्क्यूरी बहुत कम रिएक्टिव है, सिल्वर गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव है। इसके ऊपर जो तीनों घर पे मिल जाएंगे, कल लेके आना मेरे लिए, ठीक है। नहीं मत ले, वरना बोलो सर गहने मंगा रहे हैं सर को फीस में गहने चाहिए ठीक, चलो तो ये पॉसिबल है रिएक्शन, हाँ। तो क्या बन जाएगा, हाँ यहाँ बन जाएगा FeSO4, कौन सा सल्फेट, आयरन सल्फेट नहीं, फेरिक नहीं, फेरस, क्योंकि 2 वैलेंसी है यहाँ पर, ठीक है, प्लस कॉपर, समझ आ गया, ठीक है। कलर बदलेगा, ये होता है सिल्वरी ग्रे, आयरन काला होता है, काला आयरन देखा है तुमने, जंग लग जाती है, ठीक है, खराब हो जाता है तो काला हो जाता है, वैसे तो सिल्वरी ग्रे कलर होता है आयरन का। आयरन के बार्स नहीं देखे क्या कभी, ठीक है, तुम्हें रॉड आ रही है ना दिमाग में जो छत में से निकलती हैं, तो ब्लैक होती है ना, यही मैं तो कह रहा हूँ, वो तुम्हें वो याद आ रही है क्योंकि उनमें जंग लग चुकी होती है पानी से, ठीक है। लेकिन जो फ्रेश होती हैं बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का है, ब्लू कलर का, उसमें अगर हम आयरन डाल देंगे तो धीरे धीरे रिएक्शन होने के बाद, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के बाद जो सॉल्यूशन है वो बन जाएगा पेल ग्रीन, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है, ये भी एक्वस हो जाएगा और कॉपर सॉलिड हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये किस कलर का होगा बहुत सारी चीज़ें हैं, रेडिश ब्राउन, ठीक है। कॉपर तो पता ही है ना, ठीक है ना, तांबा। एक और रिएक्शन देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट हो पाएगी या नहीं,
कॉपर बहुत नीचे आता है, उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं सबसे रिएक्ट हो जाएगा। समझ आ गया? तो क्या बन जाएगा? अरे क्या शायद सही तो बोल रहे हो, नहीं रहना है कौन? हाँ, क्या गोल्ड जब रिएक्ट नहीं होता तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सिल्वर और गोल्ड में भी ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव है, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। चलो, जिंक का कलर होता है वही सिल्वरी ग्रे। कॉपर सल्फेट का बिल्लू बिल्लू। जिंक सल्फेट का क्या हो जाएगा? अरे कलर ही नहीं होता, नहीं, और वो रेडिश। किसके? तो भैया यहाँ जिंक सल्फेट से मिला हुआ है, इसकी ऐसी क्या कहना चाहिए ओरिएंटेशन है या फिर इसकी ऐसी बॉन्डिंग है जिसकी वजह से जब लाइट इसमें जा रही है तो सिर्फ एक ही लाइट टकरा के वापस आ रही है, कलरलेस। यानी इसमें लाइट जाके अंदर ही चली जा रही है, इसमें जब लाइट जा रही है तो ग्रीन कलर की वापस आ रही है, इसमें जब लाइट जा रही है तो पूरी ही चली जा रही है, एक भी लाइट नहीं आ रही है। यहाँ तो हमें कलरलेस दिख रहा है जैसे पानी होता है, ठीक है ना, लाइट आर पार चली आती है। इसका ऐसा होता है फेरस सल्फेट का ओरिएंटेशन कि लाइट जाकर टकराती है और सिर्फ हरी कलर की लाइट हमारी आंखों में आती है। ये बताओ मुझे, Zn+FeSO4 होगा या नहीं? सॉरी 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 सॉरी। अरे रे कितना साधु इंसान है यार ये, बताओ कितना साधु, बताओ। कह रहा गलती इंसान से ही तो होती है। कितने सात्विक मनुष्य हो तुम, तुम्हें होना था जैन, तुम मुनि बन जाओ, कल से सफ़ेद कपड़े पहन के आना। बताओ, पिज्ज़ा खा लूँगा मैं अगले दिन। चलो बढ़िया, चलो बढ़िया है, अपन को क्या लेना देना, अपन तो बिना मुनि के बने खा सकते हैं ना। पिज़्ज़ा खाएंगे आज। तो ये है रिएक्शन पॉसिबल या नहीं? अब है। अब हमने थोड़ा उसको चेंज कर दिया तो है, ठीक है। क्या बन जाएगा? ठीक है, हमें सबका कलर पता है। ये बताओ, कॉपर से तो दुनिया की तुम हर चीज़ हटवा दो, ठीक है, कॉपर से तो तुम सब छीन लो, ठीक है। इतना घटिया दोस्त है, सब भागना चाहते हैं इस कॉपर से। नहीं काम का, बिजली दौड़ रही है, लेकिन इतना घटिया दोस्त है कि सब भागना चाहते हैं इससे। अरे रे रे रे, क्या याद आ गया तुमको? दगाबाज रे। सेम स्कूल की वादा करके दूसरे स्कूल में चला गया, बताओ। कॉलेज तक के वादे कर दिया था तुमसे। अरे बाप, बहुत दुख हुआ जान के, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। रोने का मन हो रहा है। रो लूं क्या? बताओ, सही बात है, ये भी सही बात है। तुम नहीं रोए तो मैं क्यों रो? तुम नहीं कह रहे हो तो मैं नहीं रो रहा हूँ, वरना मेरा बहुत तेज मन था।
एक चीज़ इन सब में कॉमन है कि ये सब मेटल्स हैं, ठीक है। आयरन कॉपर जिंक आयरन लेड कॉपर, ये सब मेटल है। तो मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं हम, हाँ? ये सब मेटल्स हैं, सब मेटल्स हैं। अरे तो गैस जो है वो ठीक है, गैस फॉर्म में है, लेकिन हाइड्रोजन किसी और के साथ भी हो सकता है। और दूसरी बात, हाइड्रोजन को हम इन सब चीज़ों में नहीं रखते, ठीक है ना। हाइड्रोजन देखो कहाँ लाई कर रहा है, वो मेटल्स में लाई कर रहा है, लेकिन मेटल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उस पर फॉलो नहीं होते, ठीक है। ज़्यादातर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हो जाते हैं जिसकी वजह से हम उसको मेटल बोल देते हैं। एल्कलाई मेटल कहा जाता है उसको, एल्कलाई मेटल। नॉन मेटल ये हैं, हाँ ठीक है, तो नॉन मेटल है, ठीक है। इसके ऊपर और इसके नीचे, ठीक है, ये बीच का हिस्सा है। कितना बड़ा धोखेबाज है। एल्कलाई अर्थ मेटल के साथ में आता है, सोडियम पोटेशियम लिथियम, और है नॉन मेटल। ऑन द बेसिस ऑफ एटमिक मास, एटमिक मास के बेसिस पे बनाई गई है, एटमिक नंबर के बेसिस पे बनाई गई। 1 2 3 4 एटमिक नंबर, एटमिक मास पता है, एटमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटमिक मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उस हिसाब से, ठीक है। अब हाइड्रोजन को वहाँ रख दिया उन्होंने क्योंकि उसका एटमिक नंबर 1 है और एटमिक मास भी 1 है, ठीक है। क्या नहीं होता फिर उसमें, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखे ना हमने, बनाए थोड़ी हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, वो तो नेचर ने बनाया है, ठीक है। हमने उसको रखा है बस उस जगह पे। चलो भैया लिख लो भैया जल्दी जल्दी। एक और रिएक्शन है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, सीलिंग पे नहीं, यहाँ पर नहीं, मैं लिखूँगा, मैं ऊपर ही लिखूँगा, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। AgNO3 क्या होता है? है ना। अब ये देखो, ये पास पास के ही हैं, ये कम रिएक्टिव हैं, लेकिन फिर भी कॉपर और सिल्वर, इसमें कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। वहाँ कितनी बेइज्जती हुई कॉपर की, कितनी बेइज्जती की अपन ने, कि कितना दगाबाज दोस्त है, कितना गंदा दोस्त है कि सब हटना चाह रहे हैं, और लेकिन उसका एक वो बन के आया, साथी बन के आया, कौन? नाइट्रेट। बोला सब तुम्हें वहाँ से धिक्कार रहे हैं, देखो तुम यहाँ भी अकेले रह गए, यहाँ भी अकेले रह गए, यहाँ भी अकेले रह गए, लेकिन नाइट्रेट बोला मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, Ag तुमसे भी ज़्यादा घटिया है, ठीक है। तो उसने कॉपर का हाथ थाम लिया और Ag को बोला निकल लो। तुम इतना डीप में मत जाओ, ठीक है, दुख बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें, ये रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर लाई कर रहा है, सिल्वर नीचे, यानी कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है। अगर हम ये देखें तो ये सारे कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, है ना, कॉपर से अच्छे दोस्त हैं, कॉपर से अच्छे इंसान हैं। तो यहाँ पर जब जब दूसरी टाइप के एलिमेंट्स आए हैं कॉपर के सामने, तो ये सल्फेट ने, ये सल्फेट ने, ये सल्फेट ने इस आयरन कॉपर का साथ छोड़ा है। कॉपर को बोला है तुम भाड़ में जाओ, मैं आयरन के साथ लगूंगा, मैं जिंक के साथ लगूंगा। यहाँ पर क्लोरीन ने बोला मैं लेड के साथ लगूंगा, कॉपर तुम भाड़ में जाओ। और बेचारा कॉपर हर बार अकेला हुआ था, लेकिन यहाँ पर कौन आया? नाइट्रेट आया। यहाँ पर नाइट्रेट आया कॉपर का दोस्त बन के। नाइट्रेट ने बोला कॉपर तुम घटिया हो, तो सिल्वर तुमसे ज़्यादा घटिया है, ठीक है, सिल्वर तुमसे भी कम रिएक्टिव है। तो इस कॉपर का हाथ पकड़ा नाइट्रेट ने, कॉपर नाइट्रेट बनाया और Ag को अकेला कर दिया, क्योंकि Ag इससे भी बुरा इंसान था, ठीक है, कॉपर से, तो ये अकेले रहता है। तो कुल मिलाकर नाइट्रेट ने दया कर दी कॉपर पे, वहाँ देखो कितना अकेला था, ठीक।
कहाँ, यहाँ पर? नहीं बेटा, कॉपर की 2 है। अच्छा, अरे यार क्यों लिख देते हो तुम 2 3? क्यों मोक्ष, क्यों मोक्ष? अच्छा पकड़ा, लेकिन अच्छी चीज़ पकड़ी। NO3 के चक्कर में 3 लिख दिया। या तो चुप रह सकते हो या तो बाहर जा सकते हो। हाँ, पता ही नहीं चला आज समय का। हाँ, वो अलग है घड़ी, ठीक है, वो साइंटिफिक वॉच है, वो दूसरे देशों के हिसाब से चलती है, ठीक है, हर दिन वो देश बदलती रहती है। अभी कहीं ना कहीं तो बज रहे होंगे ना 12:20। हाँ, रात के भी बज रहे होंगे, सवेरे के भी बज रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, सवेरे सवेरे। वो पोयम गाने लगे, पोयम नहीं, प्रेयर। तुमने प्लेज की थी? आज वेडनेसडे था, हिंदी वाली की है ना। भारत हमारा देश है। अच्छा नहीं लगता? ऐसा मत बोलो, किसी मेरे सामने बोल दिया, किसी और के सामने मत बोलना। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक प्रश्न लिखिए, 2 प्रश्न लिखिए, बल्कि 3 प्रश्न लिखिए। चलो 2 ही ठीक है। चलो लिखो। A student added a few pieces of aluminium in 2 test tubes, in 2 test tubes A and B, in 2 test tubes A and B containing aqueous solution of ferrous sulfate, and copper sulfate रेस्पेक्टिवली यानी जानते हो? रेस्पेक्टिवली फेरस सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट रेस्पेक्टिवली। ए और बी टेस्ट ट्यूब हैं और उनमें फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट है, यानी एक में फेरस सल्फेट, एक में कॉपर सल्फेट। समझ आ गया ना? इसी को रेस्पेक्टिवली कहते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। इन सेकेंड पार्ट शी एडेड इन, हाँ उसी में, हाँ सेम क्वेश्चन, समान प्रश्न। इन सेकेंड पार्ट शी एडेड आयरन टू टेस्ट ट्यूब्स TO, आयरन 2 अब 2 है, आयरन 2 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, आयरन डाला 2 टेस्ट ट्यूब में, आयरन TO फिर TWO, यानी आयरन को डाला 2 टेस्ट ट्यूब में, आयरन 2 समझ गए? 2 टेस्ट ट्यूब C and D containing aqueous solution of aluminium sulfate, and copper sulfate. Full stop.
इन विच टेस्ट ट्यूब, अब सवाल है, इन विच टेस्ट ट्यूब will she observe, in which test tube will she observe a color change and which is more reactive, will she observe a color change, will she observe a color change and which is more reactive. 5 मिनट लेट हो, 50 उठक बैठक करो. Which is more reactive based on the reactions. क्या कर रहे थे, पहले आ गए थे तो धूप सेक रहे थे, नीचे बैठे थे, क्यों? चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, समोसे खा रहे थे. अच्छा, बेस्ड ऑन द, तुमसे कह रही थी या किसी और से कह रही थी? तुमसे. सर करो इसको. नहीं, होमवर्क तो मैंने तुमको ट्रिक बनाने दी है. अब एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे और अब भी मैं मिटा दूंगा, फिर ये क्वेश्चन तुम्हें अपने मन से करना है. ठीक है, चलो यहाँ देखो, 3 कर लो, 3 पहले कर लो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. कौन से? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव. फिर 5 है, सॉरी 1 2 3 4 5 है. ठीक है, 5 और कर लो. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक. 3 और 2 में कर लो. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड. ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड. या तो इन 2 को कर लो और इन 3 को कर लो. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये एटमिक उसमें भी साथ में आते हैं. ठीक है ना, एटमिक नंबर में इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, पता है ना. ठीक है, तो ऐसे कर लो. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये 3 हाईली रिएक्टिव हो गए. फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हो गए क्योंकि साथ में आते हैं. और फिर जिंक, आयरन, लेड. ठीक है ना, जिंक, आयरन, लेड. फिर कौन आएगा हमारा? हाइड्रोजन. फिर उसके बाद कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, जो कि गायब हो चुका है. ठीक है ना, हो गया याद? मिटा दूं? अब आंसर करो. सुनो, क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन में तुमको बोला है कि पहले वाले 2 टेस्ट ट्यूब में तुमने डाला एल्यूमिनियम, जिसमें क्या क्या था पहले से, कौन कौन से सॉल्यूशन थे? फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट, उसमें तुमने एल्यूमिनियम डाला. अगली 2 टेस्ट ट्यूब जो हैं सी और डी, उसमें तुमने क्या क्या डाला? आयरन डाला, जिसमें पहले से क्या था? एल्यूमिनियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट था. किस में रिएक्शन होगी, किस में नहीं होगी, ये तुम्हें बताना है. ठीक है, यानी कलर चेंज वही होगा ना, जब रिएक्शन होगी तो कलर चेंज होगा. ठीक है, तो किस में कलर चेंज होगा, यानी किस में रिएक्शन होगी, किस में नहीं होगी, तुम्हें ये बताना है. और ज़्यादा रिएक्टिव कौन है ये बताना है. ठीक है, चलो बताओ. अपने लोग थोड़ा उधर हो जाओ. आज की क्लास यहीं तक थी. कल इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट. मारो नहीं एक दूसरे को, लड़ाई मत करो. चलो आ जाओ.